हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है हमारे सी टेट के नए बैच में। अभी आप लोगों की पेपर 2 की क्लास है और इसमें सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी चलेगा। मेरा नाम विवेक यादव है और मैं आपको इस सब्जेक्ट में आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। हम आज एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट कर जाएंगे। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है, सामने स्क्रीन पर कमेंट आ चुके हैं। रागिनी, सुगम, सायमा, शिव कुमार, पूजा, सिन्हा, अंकिता, के मोनिका, रुखसार, सहनाज, कमेंट में आइए सारे लोग। क्लास लाइव हो चुकी है आप लोगों की। गुड आफ्टरनून विवेक, गुड आफ्टरनून बुलबुल, गुड आफ्टरनून अंकित, रिचा। हाँ जी, सारे लोग कमेंट में आ जाएं जल्दी से और चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो हमारा बैच है अभी फिलहाल में, सी टेट, एक तो सेकंड पेपर में है ये, और जिन्होंने पेपर 1+2 दोनों लिए हुए हैं उनमें भी क्लास लाइव है। अभी क्लास है आप लोगों की ज्योग्राफी की। सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि ज्योग्राफी है क्या, राइट। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है जियो प्लस ग्राफिया। यहाँ जियो का मीनिंग होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। यहां से फिर डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी, तो यहां से जो डेफिनेशन होगी वो निकल कर आएगी डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी। हिंदी में इसी को कहा जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है ना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा इसी को भूगोल कहा जाता है। अब बात आती है कि हमें पृथ्वी का वर्णन करना है तो किस तरीके से वर्णन कर सकते हैं, तब आपका आंसर होगा, जैसे मान लिया हमने कि ये अर्थ है, तो सबसे पहली बात, इस अर्थ के इंटीरियर में क्या है, यानी कि इस अर्थ के आंतरिक भाग में क्या है। नेक्स्ट स्टेप में स्टडी की जाती है अर्थ की सरफेस पर क्या है, और उसके बाद में फिर स्टडी की जाती है कि अर्थ के चारों ओर क्या है, यानी कि उसकी सराउंडिंग में क्या है। जब हम तीन तरीके से अध्ययन करते हैं तो तब इसी को क्या कहा जाता है, तब इसी को कहा जाता है, क्या आपका आंसर होगा ज्योग्राफी कहा जाता है। अब हम इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो तब आपका आंसर होगा, हम इसमें अध्ययन करते हैं अर्थ से रिलेटेड कंपोनेंट का, यानी हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है। हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बने हुए हैं, उनका हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। इन स्ट्रक्चर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होंगे फिजिकल, यानी कि भौतिक, और दूसरे होंगे मैनमेड, यानी कि
मानव द्वारा निर्मित। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आएगा इसमें, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूँ माउंटेन है, मैं आपसे बात करता हूँ प्लेट्यू या पठार है, मैं आपसे बात करता हूँ रिवर या नदी है, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे यातायात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यातायात के साथ साथ जैसे उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो ये सभी मानवीकृत है। तो इसी आधार पर ज्योग्राफी को देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल भी कहा जा सकता है इसको, आगे बात समझ में, और इसे मानव भूगोल भी कहा जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना समझना, पिछले लगभग 2 से 3 साल के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सीटेट का जो लेवल है वो एडवांस हुआ है। हाँ या ना कमेंट करो। प्रॉब्लम क्या है, अब पहले क्या होता था, 1 to 6 क्लास तक की यानी 1 to 5th क्लास ऑलमोस्ट मान के चलो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते थे। लेकिन फिलहाल में सीटेट का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही तैयारी करनी होगी, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी डिपेंडेंसी बनाकर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अब आपको माइंड में एक बात और आएगी कि सर जब आप ये पूरा सिलेबस पढ़ा रहे होगे तो क्या इसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड रहेगा या नहीं रहेगा। तो आंसर होगा बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। यानी आपको इतना करा दिया जाएगा कि फिर इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी सब कुछ क्लास में हम लोग लेकर चलेंगे। तो जिस हिसाब से सीटेट के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से हमें क्लासेस रेगुलर करनी होगी, हमें अपने नोट्स खुद बनाने होंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? ओके। तो अब मुझे अपने तरीके से पढ़ाने देना, ये मत कहना कि सर ऐसे नहीं कराओ ऐसे नहीं कराओ, क्योंकि वो क्वेश्चंस चले ही गई बिल्कुल पूरी तरह से कि सीधा सीधा पूछ लिया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब नहीं पूछता ये, एकदम एसएससी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर वाला, लास्ट जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसके आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे हो तो आप एक बार चेक करना। बात समझ में आ रही है? मतलब एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है खींच के। चलो फिर मैं इसका सिलेबस समझा देता हूं। देखो सिलेबस ज्योग्राफी का सेम होता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करो, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, चाहे आप केवीएस की करो। फर्क बस इस बात का होता है कि चैप्टर का नाम वही होगा, भारत की नदियां। लेकिन एग्जाम के पैटर्न पे ध्यान से सुनना, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग लेवल चेंज होता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? सिलेबस वही रहेगा भाई, भारत की नदियां। अब आप एक बात बताओ, पीसीएस में भी नदियां आती हैं, यूपीएससी में भी नदियां आती हैं, एसएससी में भी आती हैं, सीडीएस में भी आती हैं, आपके पेपर में भी नदियां आएंगी। लेकिन उस नदियों में कंटेंट क्या पढ़ा जाएगा वो डिसाइड होता है कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे तो फिर नदियों में ये भी पढ़ा जाता है नदी बहती कैसे है। वहां ये भी पढ़ा जाता है कि रिवर जब फ्लो करेगी तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाएगी, कौन कौन सी नदियों पे विवाद चल रहा है वहां पे, मतलब वो तो पूरा का पूरा एक डेप्थ होता है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी नदी में से हमें पढ़ना है मुख्य रूप से कि नदियां, ध्यान से सुनना, नदियां और नदियों का उद्गम और उसकी सहायक नदी। बस हमें तीन चीज पे फोकस करना है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके हमें चीजें पढ़नी होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ऊपर से हमें चीजें पढ़ने के बाद हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह कि आपको शांति से पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, ये सारे पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए जो आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं वो आपके साथ मेहनत कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? चलो मैं एक बार इसका सिलेबस पूरा लिख देता हूं जिससे आपको पता होगा कि आगे कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है। आपका सिलेबस में सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा हमारा वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का। हाँ जी, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस रहेगा इसमें। देखो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को कराएंगे इंट्रोडक्शन, भारत का परिचय। इसमें आप पढ़ोगे किसके बारे में? हमारे इंडिया के बॉर्डर के बारे में। दूसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे माउंटेन, पर्वत के बारे में।
फिर आपको पढ़ाया जाएगा प्लेट्यू या पठार के बारे में। नेक्स्ट पढ़ाई जाएंगे आपको आइलैंड्स यानी द्वीप, और फिर नेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे प्लेन्स। ये इंट्रोडक्शनरी टाइप में टॉपिक होंगे, यानी बहुत ज्यादा हमें लेंदी नहीं पढ़ना है इनमें, है ना, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। इसके बाद फिर नया टॉपिक जो हम आप लोगों को कराएंगे वो कराएंगे रिवर, और उसके साथ डैम, नदी और बांध। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नदी और बांध के बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा क्लाइमेट या जलवायु। क्लाइमेट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे आपको वो कराएंगे सॉइल। बहुत मजेदार टॉपिक है। सॉइल के बाद में फिर आपको पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा जाता है, तो आपका आंसर होगा क्रॉप्स के बारे में, फसल के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इससे अगला जो टॉपिक होगा एग्रीकल्चर के बाद वो होगा मिनरल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे आप। फॉरेस्ट के बाद में पढ़ोगे फिर आप सेंसस और ट्राइब्स। जनगणना और जनजाति। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर इसके बाद पढ़ोगे आप ट्रांसपोर्ट। ये आपके चैप्टर रहेंगे। ठीक। इसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ जाएंगे हम। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चैप्टर होगा हमारा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसमें वो होगा प्रेशर। विंड। और साइक्लोन। फिर पढ़ाएंगे आपको ओशियन के बारे में। आपको पढ़ाएंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है। सोलर सिस्टम के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सोलर सिस्टम के बाद फिर जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंटीरियर पार्ट। फिर पढ़ाएंगे आपको अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। रॉक यानी कि चट्टान। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। सेवन कॉन्टिनेंट। ये सिलेबस रहेगा आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट का। इंडस्ट्री हम नहीं कराएंगे। बताओ पूरा सिलेबस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नोट भी करना है।
और इसी के सीक्वेंस में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे अपनी इंडिया के बारे में, बॉर्डर ऑफ इंडिया। आगे बढ़े। अच्छा, पुराने स्टूडेंट भी हैं इसमें जो मुझसे पहले बार पढ़ चुके हैं, मतलब पहले पढ़ चुके हैं? है कोई जो जानता हो? सर ये सारा कवर हो जाएगा 2 मंथ्स में, बिल्कुल कवर कराएंगे। ओके। पहला टॉपिक हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का परिचय। ध्यान से सुनना। पहली बात, हमारे इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता है? इंडिया है। इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है, इंडिया, हिंदुस्तान, इतने नाम से जाना जाता है भारत को। अब ध्यान से सुनना, ये नाम किस किसने दिए? ये नाम दिया है ग्रीक्स ने। हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने। आर्यवर्त का मतलब है भारत को कहा जाता है आर्यों की भूमि। जम्बू द्वीप नाम कहां देखने को मिलता है? पुराण में। ठीक है। एक और नाम है हमारे इंडिया का, और वो नाम क्या है? भारत। और जो भारत नाम है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो डायनेस्टी के बेस पर है ये। राजवंश के आधार पर है। अब किसी भी स्थान की जब हम लोकेशन निकालते हैं तो लोकेशन किसके बेस पर निकाली जाती है? आपका आंसर होगा ग्लोब के बेस पर निकाली जाती है। ठीक है। ग्लोब के बेस पर लोकेशन निकाली जाती है, और ग्लोब पर हम दो तरीके से रेखाएं खींचते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एक रेखा होती है अक्षांश, और एक प्रकार की रेखा होती है देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मैं समझाता हूं यहां, देखो ध्यान से।
ये वाली जो लाइन है इन्हें कहा जाता है देशांतर। लैटिट्यूड या अक्षांश, राइट। तो आप यहां ध्यान से देखो, ये अक्षांश और देशांतर दो प्रकार की रेखाएं हैं। और ये दोनों रेखाएं जो है ना, ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, ध्यान से सुनना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है ग्लोब को डिवाइड करती हैं। एक तो होगा नदन हेमिस्फीयर, एक होगा सदर्न हेमिस्फीयर। नहीं है? हाँ जी, देखो ध्यान से। अरे मैंने माइक बंद कर रखा था, आवाज कहाँ से आती। अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो ये दो भागों में बांटा जाता है इनको। अब इन रेखाओं के अनुसार हमारा भारत कहाँ पर है, देखो हमारे इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है। तो जब हम केवल और केवल अक्षांश की बात करेंगे तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। और जब हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा इंडिया पड़ेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यानी अक्षांश रेखाओं के अनुसार हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर रेखाओं के अनुसार हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है।
आगे बढ़े अब। चलिए, अब इंडिया का मैप बनाते हैं, उसके बारे में समझते हैं फिर। सबसे पहली बात, हमारे इंडिया का बॉर्डर यहां से शुरू होता है। ये वाला पॉइंट इधर होगा, ये वाला पॉइंट इधर होगा, मतलब ये इंडिया के वो पॉइंट हैं जहां से हमारे इंडिया का बॉर्डर शुरू होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ये वाला बैच, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है किबिथु। ये वाला इधर वाला जो पॉइंट है इसका नाम है गौर माता। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंदिरा कोल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। किबिथु कौन सी जगह पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। गौर माता कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। इंदिरा कूल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। अब बात आती है कितने डिग्री पर है, देखो ये है 97 डिग्री 25 मिनट पे। ये वाला है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, और ये वाला है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जो ये पूरा का पूरा भाग है दैट इज कॉल्ड मेन लैंड ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाएगा? भारत की मुख्य भूमि के नाम से जाना जाएगा। तो ये है साउथ पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। क्या नाम है इसका? इसका नाम है केप कोमोरिन। और ये पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। और ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। अब ये मत सोचना कि ये साउथ है तो यहाँ साउथ आएगा, क्योंकि ये हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेमीस्फीयर को। अब आपको अच्छे से ये भी पता है कि सर यहाँ अंडमान निकोबार लोकेटेड है। अच्छा, ये बताओ कैसा लग रहा है पढ़ते हुए? अंडमान निकोबार जो है यहां पर है हमारे इंडिया का साउथ पॉइंट, नॉट मेनलैंड। साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का दक्षिणी बिंदु। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। और ये है कहां पे? तो आपका आंसर होगा, ये है ग्रेट निकोबार। कहां पर है ये? ग्रेट निकोबार में है ना?
तो ये हमारे इंडिया के सभी पॉइंट हैं, बिल्कुल ऐसी मैप बना के बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। अब पता है यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आंसर क्या होगा आपका, किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में है, इतने डिग्री पर है। हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल है, लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता है, गुजरात में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप कोमोरिन है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आ पा रहा है या नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्लास में जो भी डाउट होगा उस साथ के साथ आप लोगों को क्लियर करना है ना। क्लास में पूछो, चाहे क्लास के बाद में फिर मैसेज करके डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ के साथ डाउट क्लियर जरूर करना है ना। और ये नोट भी करना, अपने नोट्स खुद बनाना, क्योंकि अगर आप क्लास को एक वेब सीरीज की तरह फोन सामने रखकर बैठकर करने की कोशिश करोगे तो चीजों को भूलोगे, राइट। और जब आप थोड़ा बहुत कुछ साथ के साथ मेरे साथ लिख भी रहे होगे तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसलिए लिखना भी है साथ के साथ। आगे बढ़े, चलो। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। भाई साउथ इंडिया पूरा का पूरा ये पानी से घिरा हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए इसे पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि तीन तरफ ये किससे है, तीन तरफ जो है ये लोकेटेड है, मतलब घिरा हुआ है पानी से। बात क्लियर है यहां तक। तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। अब अगर हम इसके बॉर्डर की बात करेंगे, इंडिया के बॉर्डर की, तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। भी दीपांशी नाम से कमेंट आ रहा था, इन्होंने वीडियो देखा, उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पे, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है खैर, इन्होंने इंस्टा वगैरह सारी जगह फॉलो करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके टीचर, आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, वो आपकी लाइफ में एक बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं आपके साथ मेहनत करके, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है आज के टाइम। देखो, बॉर्डर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये है नॉर्थ पार्ट, हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये बनाता है लैंड बॉर्डर, यानी ये बनाता है स्थलीय सीमा। और ये उत्तर की जो स्थलीय सीमा है, उत्तर की स्थलीय सीमा किसी न किसी देश के साथ भी साझा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ये कौन कौन सी कंट्री के साथ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये है साउथ पार्ट। साउथ पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये है वाटर बाउंड्री।
वाटर बाउंड्री का जो टोटल है ये कितनी है, तो आपका आंसर होगा ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर ये टोटल पूछ ली जाती है, टोटल का मतलब इंक्लूडिंग आइलैंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वीपों सहित कितनी है ये, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। हाँ जी, पूरा ये नोट हुआ यहां तक। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है। और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते चलेंगे, जिससे आपके अंदर ना थोड़ा सा, समझ रहे हो, जज्बा बना रहे। अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, इंडिया का डिजिटल मैप लगा के उससे समझाता हूँ। ये कौन सा, ओके। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जैसे। अब देखो ध्यान से, ये मैप आपके सामने है, ठीक। यहां देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान है। इसके साथ 3323 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। एक लाइन है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत से अलग करती है, ठीक है। यहां से ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, इसी को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। आगे बात समझ में। अब गौर से देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इसके साथ। सबसे पहला स्टेट कौन सा है, ये वाला, गुजरात, है ना। गुजरात से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा है, राजस्थान। और आगे बढ़ेंगे तो पंजाब। और आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर। और आगे बढ़ेंगे तो लद्दाख। सही है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी
ध्यान से सुनना, ऐसे हमारे भारतीय राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, पाकिस्तान में क्या खास है। यहां पर एक रीजन है जिसका नाम है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके। अगर मैं पाक अधिकृत कश्मीर की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये भारतीय क्षेत्र था, इंडियन रीजन, इनवेडेड बाय पाकिस्तान। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा भारतीय क्षेत्र जिस पर पाक ने अधिकार कर लिया। ये ऐसा भारतीय क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। और ये भाग आपको यहां पे लगभग यूं देखने को मिलेगा, इतना हिस्सा जो है ये हमारे पास नहीं है, इसी को पीओके कहा जाता है। और लाइन है एक जिसको अलग करती है, उस लाइन का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, और हिंदी में कहा जाता है इसको नियंत्रण रेखा। शॉर्ट में लिखा जाता है एलओसी। इसे अलग करती है भारतीय क्षेत्र से। बात बराबर है यहां तक। अब चाइना की हम बात करेंगे तो चाइना के साथ बॉर्डर कितना है? 3488 किलोमीटर। चाइना के साथ कौन सी लाइन है? तो आपका आंसर होगा मैक मोहन लाइन। स्टेट कौन कौन से शेयर होते हैं इसके साथ? लद्दाख का नाम लिखना है जल्दी से, हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो उत्तराखंड, सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल। ठीक, इसे मैं रफ कर दूं? ओके, देखो ध्यान से। चाइना 3488 की डिस्टेंस है इसके साथ हमारी इंडिया की। एक लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। ये क्या करती है? भारत और चीन को अलग करती है। अब चीन के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं वो भी लिख लेते हैं हम। ओके, सबसे पहला कौन सा यूनियन टेरिटरी? लद्दाख। उसके बाद फिर कौन सा है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, लास्ट में अरुणाचल। सही है। अब ध्यान से सुनना, चाइना ने हमारे साथ युद्ध कर दिया था, आपको पता होगा। चाइना ने युद्ध जब कर दिया हमारे भारत के साथ तो भारत के लगभग इतने हिस्से पर इसने अधिकार कर लिया, और इसे कहा गया अक्साई चीन। तो याद रखना, न तो हमारे अधिकार में ये वाला हिस्सा है अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का, न ये वाला हिस्सा है। एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है। तो मैं यहां लिखता हूं, इसको कहा जाता है अक्साई चीन। ये है चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र। और कब? 1962। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंट्री आएगा फिर नेपाल।
1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है नेपाल के साथ। अब देखो, एक तो उत्तराखंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक वेस्ट बंगाल और एक सिक्किम। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वहीं भूटान की अगर हम बात करेंगे तो भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है वो होता है 699 किलोमीटर का। और स्टेट जो है भूटान के साथ वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। हाँ जी, नोट हुआ। अब देखो, भूटान के बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दो कंट्री बचे हुए हैं, एक का नाम म्यांमार है और एक का नाम क्या है, बांग्लादेश। सबसे पहली बात, इसका ओल्ड नेम क्या था? बर्मा था। 1643 किलोमीटर का इसके साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। और जो स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो ये 1971 में बना है। इसके साथ हमारा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो सबसे लंबा बॉर्डर है। नेपाल के साथ कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, होती तो मैं बताता। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद फिर असम आ जाता है, उसके बाद मेघालय आ जाता है, फिर आ जाता है त्रिपुरा और फिर आ जाता है मिजोरम। ठीक है, ये क्या करते हैं, सब बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहां से यहां तक हमारा ये लैंड बॉर्डर हो गया कंप्लीट। अब आती है वाटर बाउंड्री की। तो याद रखना, जो हमारा वाटर बाउंड्री है इसकी अगर हम बात करेंगे तो किसी से भी शेयर नहीं होगा, क्योंकि जल हमेशा स्थल को अलग करने का काम करता है। राइट, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इंडिया के साउथ में दो कंट्री है ना। एक का नाम है श्रीलंका और एक का नाम है मालदीव। श्रीलंका की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे इंडिया से सेपरेट होता है। किसके द्वारा? एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना पाक की, यानी कि ये पाक जल संधि द्वारा, पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। ठीक, मतलब क्या है इसका? यहाँ पे ये हमारा पम्बन आइलैंड है तो यहाँ पानी भरा हुआ है, और ये श्रीलंका है, तो इसी का नाम है पाक स्ट्रेट।
पाक जल संधि द्वारा ये भारत से अलग होता है। वहीं मालद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। अब आप पूछोगे सर चैनल क्या होता है? चैनल का मतलब होता है एक धीरे धीरे पानी का बहाव होना। ठीक है, धीरे धीरे क्या होना? पानी का बहाव होना। मुझे जल्दी बताओ यहां तक पूरा समझ में आया नहीं आया? जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। जहां आपको दिक्कत होगी तुरंत पूछना है आपको, मैंने बोला भी था। क्लास के बाद में कोई आपका डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, अगर डाउट है तो ओनली मैसेज। ठीक है, आप क्वेश्चन भेजोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। 8287060043। क्लास में जो पढ़ा है क्लास के मैं साथ के साथ कवर कर दूं, इनकेस अगर आपका डाउट रह जाता है तो, है ना? बताओ इंग्लिश चैनल क्या होता है सर? एक्चुअल में इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। ओके, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है इंग्लिश चैनल। हमारे यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। पूरा क्लियर है यहां तक आपका? मैंने बोला भी था आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। आज की पहली क्लास थी आप लोगों की जिसमें मैंने आप लोगों को ये सारा सब कुछ बताया है। और नेक्स्ट क्लास में अब इस वाले चैप्टर में, है ना, केवल 2 चीजें बची हुई हैं। एक हमारे इंडिया की टाइमलाइन और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर, है ना। अफगानिस्तान एक छूट गया है, उसमें लिख लेना। अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये पीओके वाले रीजन से बॉर्डर शेयर करता है, राइट। तो अफगानिस्तान के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, अफगानिस्तान के बारे में अगर पूछा जाता है तो इससे हमारे भारत का 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। और बॉर्डर पे जो लाइन है उसका नाम है डूरंड लाइन। कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा है। ठीक है, और ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? लद्दाख के साथ। ठीक, यानी सबसे कम बॉर्डर लेंथ है हमारी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सबसे ज्यादा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ओके, तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बांग्लादेश 1971 क्या था? बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है वो 1971 में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद। एक्चुअल में ये हमारे बंगाल का ही क्षेत्र हुआ करता था। बंगाल का पश्चिम बंगाल तो आज हमारे पास है, पूर्वी बंगाल जो था वही बांग्लादेश बना है ना। कई बार स्टूडेंट ये पूछता है कि सर जो बंगाल पश्चिम बंगाल है वो भारत के पूरब में है, तो पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है इसको? इसके पीछे कारण है क्योंकि पश्चिम बंगाल तो आज हमारे पास है, लेकिन पूर्वी बंगाल कन्वर्ट हो गया किस में? बांग्लादेश में। एक नया देश बन गया, और ये नया देश कब बना? 1971 में बना। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही बहुत प्यार से पढ़ते चलिए। स्वाति का डाउट आ रहा है, पाक स्ट्रेट समझा दीजिए। स्वाति, स्ट्रेट का मतलब होता है एक जलीय भाग। ठीक है, देखो ये पानी वाला भाग है। अब एक चीज समझना, अब आप बोलोगे कि सर चैनल क्या होता है? फिर चैनल भी पानी का भाग है, लेकिन चैनल में जो वाटर फ्लो कर रहा होगा वो बहुत स्लो स्लो फ्लो कर रहा होगा। यहां पे वाटर थोड़ा सा हाई स्पीड से फ्लो करता है। तो जो जल संधि होती है ये कहीं ना कहीं दो बड़े जलीय भागों को जोड़ रही होगी, पहला भाग और दो भाग, इन दोनों को तो ये कनेक्ट कर रही होगी। लेकिन इसके इधर एक लैंड पोर्शन होगा, इधर भी लैंड पोर्शन होगा, इन दोनों को तो ये सेपरेट कर रही होगी। बोलो हाँ या ना? भाई आप ऐसे समझ लो, आपका और मेरा खेत है, दोनों के बीच में से एक नहर जा रही है, तो वो नहर क्या कर रही है? मेरे और आपके खेत को अलग करने का काम करेगी ना, हाँ या ना? तो इसीलिए जल संधि हमेशा स्थलीय भागों को अलग करती है। और यहां पे जो जल संधि है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। और ये पाक पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पाक है, इस पाक का मतलब है एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। यानी इधर ये इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में सेम ऐसे क्या है? पाक स्ट्रेट है। कोई भी जल संधि होगी, है ना, जब पाक स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है ना, डेविस स्ट्रेट है, हुरमुज स्ट्रेट है, कोई भी स्ट्रेट होगी वो स्थल वाले भाग को अलग कर रही होगी, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जलीय भाग को, वो
जोड़ रही होगी। ओके, और कोई डाउट? नोट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। प्रियंका नाम से डाउट आ रहा है। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली क्लास है आज, थोड़ा सा मुझे भी आपको समझने के लिए टाइम चाहिए एक दो क्लास में, कि आपको कैसे मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आ सकती है ना, और किस तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ सकता है। आपको मेरे तरीके भी पता चल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहले ही परेशान हो रखा होता है ना, तो उस चीज को लेके परेशान नहीं होना है। एक दो क्लास के बाद में एकदम फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा। ओके चलो, इतना ही रखते हैं आज। जियो हार्ड लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, जियो हार्ड है। आप जब मेहनत से पढ़ोगे बहुत आसान लगेगी, ठीक है। अभय का कमेंटर है, मतलब एक चैनल है जिसका नाम पाकिस्ट्रेट है। आप ये बोलोगे एक बड़े आकार का चैनल है जिसका नाम पाकिस्ट्रेट है। ओके